अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो फंक्शंस को डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं और वो लाइक क्या चीज़ हमें वो प्रोवाइड करते हैं, क्या यूटिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो एक दफ़ा जो है हम फंक्शंस को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि क्योंकि आज अब इस वीडियो में जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक है। तो उस फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक को समझने के लिए हमें जो है एक दफ़ा फंक्शंस की रिवीजन ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कोड ओपन हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था और फिर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट देखा था सबसे पहले हमने। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपका कोई फंक्शन, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन तो किसी भी कोड के अंदर मेन फंक्शन होता है। मेन की कॉल के बाद ही जो है वो बाकी आगे मज़ीद फंक्शंस कॉल होते हैं। तो बेसिकली मेमोरी के अंदर जो है एक फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टैक बन रहा होता है। जो आपकी लैपटॉप की या पीसी की जो मेमोरी है उसके अंदर एक एग्जीक्यूशन स्टैक बन रहा होता है, जिसके अंदर पहले तो आपके जगह होती है कुछ आपने जो कोड लिखा हुआ है उसके लिए। उसके बाद वहाँ पे आपके ग्लोबल जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए जगह होती है, या जो आपने स्टैटिक बनाए हुए हैं। तो उस चीज़ को भी जो है हम आगे देखेंगे कि वो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसके बाद आपका मेन फंक्शन का जो है वो स्टैक शुरू हो जाता है। अब ये स्टैक क्या है, इसको बेसिकली हमने जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक की तरफ जाना है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये स्टैक क्या चीज़ है। तो स्टैक बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने एक बुक्स का पाइल है। एक बुक के ऊपर आप दूसरी बुक रखते हो, तीसरी बुक रखते हो, और जो बुक सबसे ऊपर है पहले आप वही उठाओगे, फिर उसके बाद उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली। तो ये बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर जो है वो बन जाता है कि जो लास्ट में गया है, लास्ट इन, वही फर्स्ट आउट होगा, यानी वो पहले निकलेगा। तो इसको इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो लीफो के नाम से भी जाना जाता है कि लीफो क्या होता है। तो बेसिकली वो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की बात की जा रही होती है। तो इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे खोली है। ये आप देख सकते हैं कि एक जो है हमारे पास एम्प्टी स्टैक होता है। इसी तरह सेम इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ, तो ओके, चले हम यहीं से देख लेते हैं। अच्छा, हमारी मेमोरी के अंदर भी एक इस तरह का स्टैक होता है। इस स्टैक के अंदर सबसे पहले आपका जो कोड लिखा हुआ है ना, कुछ उसकी स्पेस होती है, उसकी जगह बनी होती है। उसके बाद उससे ऊपर आपका जो मैंने बताया कि आपका ग्लोबल वेरिएबल्स या जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो पड़े होते हैं। और उसके बाद आपकी जो फंक्शन कॉल्स हैं वो उसके ऊपर जो हैं वो पाइल अप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टैक में आपके पास दो जो मेन ऑपरेशंस होते हैं वो पुश का होता है और पॉप का होता है। पुश बेसिकली कि आपने स्टैक के अंदर कोई चीज़ पुश की, और पॉप यानी कि आपने वो चीज़ पॉप की। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जो है आगे फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक की तरफ लेके चलते हैं कि जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, और उसके अंदर एक्टिवेशन या स्टैक फ्रेम कह लें या एक्टिवेशन फ्रेम हम देखेंगे क्या होता है। और इसके अलावा कुछ पॉइंटर्स होते हैं। एक को हम एग्जीक्यूशन स्टैक पॉइंटर कहते हैं, एक को हम एग्जीक्यूशन बेस पॉइंटर कहते हैं। तो हम उस चीज़ को देखेंगे कि वो क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने एक अपने पास इमेज डाउनलोड की हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक होता है ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अंदर सबसे पहले जब कोई फंक्शन कॉल होता है ना, तो उसका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है, या हम उसको स्टैक फ्रेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, अगर मैं यहाँ पे गूगल पे उसकी कोई इमेज निकाल लूँ, एक्टिवेशन फ्रेम, एक्टिवेशन फ्रेम नहीं, अच्छा,
तो हम जो है यहाँ इसको हम फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक इमेजेस और यहाँ पे हम आए तो मेरे ख्याल से हमारे पास जो बेहतर एक रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाली है। तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। सो बेसिकली हमारा जब जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, कोई फंक्शन कॉल जाती है, तो उसका कुछ डाटा हमारे पास स्टोर हो जाता है। ठीक है, कि ये पहले किस फंक्शन पे था और अब जब वो नया जा रहा है ना तो उसका एक रिकॉर्ड बनेगा। यानी जो जो फंक्शंस हैं उनका एक रिकॉर्ड बनता है और वो रिकॉर्ड कब बनता है, जब उन फंक्शंस को कॉल की जाती है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करते हैं कि जब हमारा मेन फंक्शन है अभी ये है, हम जब सबसे पहले हम अपना कोड देखें तो ये हमारा मेन फंक्शन है, ये सबसे पहले चलता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जब चलेगा तो इसका सबसे पहले जो है कुछ इसके अंदर जो है वो इसकी एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर जो सबसे पहली चीज़ मेमोरी के अंदर बनती है ना किसी भी फंक्शन की, वो उसके लोकल पैरामीटर्स होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि लोकल वेरिएबल्स या ये लोकल पैरामीटर्स की क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो हमारे अब सबसे पहले आ जाएंगे लोकल आपके जो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एक जो बॉक्स है ये फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक के अंदर ये एक वर्ड के इक्वल होता है। ठीक है ना, बेसिकली 4 बाइट्स के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो हमारे जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं पहले वो अपना एक एक जो है वो यहाँ पे बॉक्स लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अब ये बेस पॉइंटर क्या होता है और ये स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ये अभी हम जो है ना चीज़ें ये आगे चल के देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास एक चीज़ आ जाती है बेस पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस। सो बेस पॉइंटर जो है वो क्या है कि वो हमेशा आपके कह लें कि फंक्शन एक जगह पर पॉइंट करता है, और एक होता है हमारा स्टैक पॉइंटर जो हमारे स्टैक के टॉप पे रहता है। जब भी कोई नया फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड उसके अंदर आता है तो वो मूव करके जगह बनाता है। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर जो है वो हमेशा हमारे उसके ऊपर रहेगा, स्टैक के टॉप पर रहेगा, और जो हमारा बेस पॉइंटर है वो बेसिकली फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड पर होता है वो। अब हम इस इमेज से समझते हैं कि ये जो है हमारा लोकल वेरिएबल्स और फिर जो है रिटर्न एड्रेस और फिर ये हमारे आर्गुमेंट्स आ गए। ठीक है, तो स्टैक जो है अब ये रिटर्न एड्रेस के बाद ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एंकर पॉइंट, यानी कि EBP एग्जीक्यूशन बेस पॉइंटर। ये फंक्शन का एक बेस पॉइंटर है जहाँ से हम जो है इन मेमोरी जो हमारा ये आर्ग्यूमेंट है या ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं फंक्शन के, इनको हम एक्सेस करते हैं। बेसिकली ये एड्रेस है, और मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक बॉक्स 4 बाइट का है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो EBP का जो एड्रेस होता है जो यहाँ स्टोर हुआ होता है जो ये पॉइंट कर रहा है, इस EBP से हम जो है वो +4 या -4 करके जो है वो अपने वेरिएबल्स को या आर्गुमेंट्स को एसेस करते हैं। अब जो हमारा स्टैक है वो डिक्रीजिंग एड्रेस की तरफ जो है वो ग्रो करता है। वो क्या करता है, डिक्रीजिंग एड्रेस की तरफ ग्रो करता है। और इसमें स्टैक के अलावा जो है एक हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है जिसे हम बोलते हैं हीप। ठीक है, तो वो हीप जो है वो हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम पॉइंटर्स को इन डेप्थ जाएंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, तो तब हम उसको देखेंगे। अभी के लिए हम जो है इसको समझेंगे कि ये स्टैक अब किस तरह काम कर रहा है। अब जब भी जो है हमने कोई भी वेरिएबल लोकल वेरिएबल या आर्गुमेंट एक्सेस करना होता है तो बैकएंड पे जो मेमोरी के अंदर जो चीज़ है वो इस बेस पॉइंटर के रेफरेंस से काम करती है कि जैसे ही हमें अगर लोकल वेरिएबल चाहिए तो वो बेस पॉइंटर की वैल्यू में -4 करेगी। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं
कि यहाँ पे हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं और हम 2 लोकल वेरिएबल्स हैं। एक अभी ये मेरे पास एक बॉक्स है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए अज़्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2 बॉक्स हैं, ठीक है? तो EBP -4 करेंगे तो हमारे इसके ऊपर जो बिल्कुल जो वेरिएबल स्टोर होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। EBP -8 करेंगे तो 4 और 4 ये 8, तो इसके ऊपर वाला लोकल वेरिएबल हम असेस कर पाएंगे, ठीक है? इसी तरह नीचे जो है वो हायर एड्रेस होता है। अगर हमने आर्गूमेंट असेस करने हैं तो EBP +8 करेंगे हम, +4 करेंगे तो आर्गूमेंट 1, EBP +8 पे आर्गूमेंट 2, और इसी तरह अप टू सो ऑन हम 12 करेंगे तो आर्गूमेंट 3 मिलेगा हमें, और यूँ चलता जाएगा, ठीक है? तो ये जो है हमारा फंक्शन जो है इस तरह से बेसिकली उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहा था। तो ये जो सारा एक फंक्शन का रिकॉर्ड है कि उसके आर्गुमेंट्स क्या हैं, रिटर्न एड्रेस क्या है और लोकल वेरिएबल्स क्या हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे इसको हम मिला के एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं। और ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है ये हर फंक्शन का किधर जाता है, ये स्टैक में जाता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक में जाता है जो आपका मेमोरी में होता है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जब जैसे ही हम मेन फंक्शन को चलेगा, जैसे ही हमारी फंक्शन कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, उसके आर्गूमेंट्स, उसका रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल्स उसके, वो एक पूरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा और वो स्टैक पे पुश हो जाएगा, ठीक है? और बेस पॉइंटर जो है वो करंटली कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, वो उस मेन फंक्शन के ऊपर जो है वो पॉइंट कर रहा होगा। और जो स्टैक पॉइंटर है, स्टैक ESP जो हमारा पॉइंटर है जो मैंने बताया वो फ़िलहाल यहाँ पर मेंशन नहीं है, शायद इस इमेज में वो मेंशन्ड है, यस। तो ये ESP है। ये बेसिकली देखें, स्टैक जो है हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस की तरफ जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि ESP हमेशा आपके स्टैक के टॉप पर पॉइंट कर रहा होता है। किस पे पॉइंट कर रहा होता है? स्टैक के टॉप पर पॉइंट कर रहा होता है। तो ये यहाँ पर है। अब जैसे ही कोई और फंक्शन आएगा, किसी और का वो जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूशन ओ सॉरी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, तो ESP पहले आगे जाएगा और फिर वहाँ पर जो है वो सॉरी पहले जो है वो यहाँ पे उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा और उसके बाद जो है ESP आगे मूव कर जाएगा, ठीक है? और EBP की वैल्यू सेव होगी जो पुराना बेस पॉइंटर है, क्योंकि जब उसने वापस आना है फंक्शन ने तो EBP की वैल्यू स्टोर हो जाएगी पुरानी वाली, और नई वैल्यू कहाँ पॉइंट करेगी, जहाँ ESP पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है? ESP शुरू में कहाँ होगा, जब हम बेसिकली ESP जो है वो रिटर्न एड्रेस, EBP जो है वो रिटर्न एड्रेस के बाद सेव होता है जाके, ठीक है? तो ये देखें ना, जैसे कि आर्गुमेंट्स आए, आर्गुमेंट्स के बाद रिटर्न एड्रेस आया, फिर बेस पॉइंटर आया और उसके बाद लोकल वेरिएबल्स। तो इधर भी यही होगा कि पहले आर्गुमेंट्स आएंगे, उसके बाद रिटर्न एड्रेस आएगा, फिर बेस पॉइंटर आएगा, ठीक है? जब वो बेस पॉइंटर आएगा ना तो ESP उस वक्त वहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है? तो ESP क्या करेगा कि अब वो जो पुराना रिटर्न एड्रेस आया, रिटर्न एड्रेस के बाद EBP जो है हम वो सेव हो जाता है आके रिटर्न एड्रेस के बाद कि पुराना बेस पॉइंटर कहाँ पड़ा था। पुराना बेस पॉइंटर जब सेव हो जाता है तो ESP की जो नई लोकेशन है वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, वो नई जगह पे पॉइंट कर रही है, नए फंक्शन का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है उस पे पॉइंट कर रही है। तो हमने बेस पॉइंटर को भी वहाँ मूव करना है, क्योंकि मैंने बताया कि फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल्स और आर्गूमेंट्स हैं उनको एसेस करने के लिए EBP इस्तेमाल होता है। EBP में +4 होता है, EBP में +8 होता है। तो अगर EBP अभी तक पुराने फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे पॉइंट कर रहा होगा तो वो पुराने फंक्शन के डाटा को रीड करेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब वो फंक्शन का कोई नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड आता है तो ESP और EBP ये 2 पॉइंटर्स या 2 रजिस्टर्स आपकी मेमोरी में जो होते हैं ये अपडेट होते हैं, ठीक है ना? तो अब फंक्शन सॉरी रिटर्न एड्रेस के बाद जैसे ही EBP सेव होगा तो ESP क्या करेगा, ESP कहेगा कि अब तुम वहाँ पॉइंट करो, EBP को वहाँ पॉइंट करो जहाँ पे ESP पॉइंट कर रहा है। तो ESP कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो अब नए एक्टिवेशन रिकॉर्ड के टॉप पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है? तो अब EBP जो है वो अपडेट हो जाएगा और वो नए एक्टिवेशन रिकॉर्ड पर आ जाएगा, ठीक है? अब वो EBP नए एक्टिवेशन रिकॉर्ड में +8 -8 +4 -4
इस तरह करके अपनी वैल्यूज़ को एसेस करेगा। और उसके बाद जब लोकल वेरिएबल्स आएंगे उस फंक्शन के, तो फिर सिर्फ ESP मूव करेगा, लोकल वेरिएबल्स ऐड होंगे और फिर ESP जो है वो आगे मूव कर जाएगा। EBP जो है, जैसे कि यहाँ इमेज में भी आप देख सकते हैं, EBP जो है वो सिर्फ वहाँ पे रह जाएगा अपनी जहाँ पे उसकी लोकेशन थी। ठीक है, तो अब हम इधर से अगर अपने कोड से देखें कि पहले मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, मेन के अंदर हमारे जो हैं वो लोकल वेरिएबल्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम जो है ज़रा रिटर्न एड्रेस की बात कर लेते हैं कि रिटर्न एड्रेस क्या होता है। सो बेसिकली जो हमारा रिटर्न एड्रेस है वो ये होता है कि यहाँ से फंक्शन को कॉल गई शो मेन्यू को, तो जब शो मेन्यू को कॉल गई यहाँ से, तो उसने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, यहाँ से टर्मिनेट हो गया और वो कहाँ चला गया, वो सीधा शो मेन्यू पे जाके पॉइंट करने लग गया। यानी शो मेन्यू का एक एग्जीक्यूशन स्टैक, वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना जो कि एग्जीक्यूशन स्टैक पे पुश हो गया। ठीक है, अब वो जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट पे आएगा ना, तो क्लोजिंग ब्रैकेट पे वो कहाँ जाएगा कि जो रिटर्न एड्रेस पुश हुआ था इस फंक्शन कॉल के टाइम, और वो रिटर्न एड्रेस कहाँ का था, वो रिटर्न एड्रेस यहाँ का था लाइन नंबर 78 में, यानी ये जो जहाँ से कॉल जा रही थी कि जब भी इसको इस फंक्शन की शो मेन्यू का क्लोजिंग ब्रेसेस मिलेगा तो ये रिटर्न एड्रेस पे चला जाएगा। अब वो रिटर्न एड्रेस मेमोरी में सेव हुआ हुआ है तो उसे पता होगा कि अच्छा मुझे तो कॉल आई थी यहाँ से, मेरी एग्जीक्यूशन हो गई कंप्लीट, तो अब पॉइंटर वापस इधर आएगा। ठीक है, और जो शो मेन्यू का एग्जीक्यूशन एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो स्टैक से पॉप हो जाएगा और शो मेन्यू से आगे अब बात आ जाएगी। इसी तरह अब फिर वापस आए हम हमारे जो स्टैक के अंदर, जो एग्जीक्यूशन स्टैक के अंदर शो मेन्यू तो पॉप हो गया, तो वापस आएंगे, किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड रह गया, मेन का पड़ा होगा। अब दोबारा बेस पॉइंटर जो है वो रिटर्न एड्रेस था, रिटर्न एड्रेस से पहले रिटर्न एड्रेस पे गया, उसके बाद बेस पॉइंटर आया था। हमने देखा था यहाँ पे कि जैसे ही वो रिटर्न एड्रेस करेगा तो रिटर्न एड्रेस पे जाने के बाद वो ESP जो है वो वहाँ ले चला जाएगा जहाँ पे पुराना जो फंक्शन है उसके मतलब पॉप करेगा करंट फंक्शन को, और ऑन द टॉप ऑफ स्टैक चला जाएगा जहाँ पे भी हमारा पुराना फंक्शन पड़ा हुआ है उसके टॉप पर चला जाएगा। और EBP जो है वो यहाँ से अपडेट होगा, दोबारा वो देखेगा कि अच्छा ये तो बेस पॉइंटर था और इसकी पुरानी वैल्यू क्या है, ये उस पुरानी वैल्यू पे चला जाएगा। और पुरानी वैल्यू क्या थी, जब हम फंक्शन कॉल करवा रहे थे तो हमने देखा पहले, अभी आपको बताया कि जो बेस पॉइंटर की वैल्यू है वो सेव हो जाती है, तो ये वापस जो है उसको अपनी वैल्यू रिस्टोर करेगा और वहाँ चला जाएगा जहाँ से ये आया था। ठीक है, तो अब ये गेट चॉइस, अब मेन का हमारे पास सिर्फ एक्टिवेशन रिकॉर्ड है फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक में, मेन के बाद जो है ये गेट चॉइस का आ जाएगा हमारे पास। गेट चॉइस के अंदर जो है वो अब दोबारा से उसका हम देखते हैं कि गेट चॉइस के अंदर क्या है। सबसे पहले गेट चॉइस में वो देखेगा कि इसके आर्गुमेंट्स क्या हैं, तो आर्गुमेंट्स इसको हम कोई पास नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, अब आर्गुमेंट्स कोई नहीं है तो इसका मतलब है इसका रिटर्न एड्रेस अब जाएगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहा है ना, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आर्गुमेंट्स तो कोई नहीं है, तो फिर डायरेक्ट क्या गया, रिटर्न एड्रेस गया। रिटर्न एड्रेस के बाद बेस पॉइंटर सेव होगा, बेस पॉइंटर सेव हो गया। अब क्या करेगा, अब ESP जो है, जो एग्जीक्यूशन स्टैक पॉइंटर एक है, वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वो ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक है, और टॉप ऑफ द स्टैक इस वक्त क्या पड़ा है, EBP की वैल्यू पड़ी है। वो EBP की वैल्यू को उसने जो है, जो अभी थी वो सेव हो चुकी है, अब वो कहेगा कि अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, जो ESP जहाँ खड़ा है, अब EBP की वैल्यू वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब EBP की ESP की वैल्यू EBP में कॉपी होगी। ठीक है, और अब EBP कहाँ पॉइंट करेगा, जहाँ ESP कर रहा है, यानी अब अभी के लिए ये दोनों ESP और EBP अब एक जगह पे पॉइंट करने लग गए। ठीक है, अब जैसे ही गेट चॉइस, अब जैसे ही इस फंक्शन के अंदर जाएगा तो अब ये अपने लोकल वेरिएबल्स बनाएगा। ठीक है, अब इसमें एक लोकल वेरिएबल है चॉइस के नाम से। अब EBP के ऊपर जो है वो एक वेरिएबल बनेगा चॉइस के नाम से। ठीक है, और क्या होगा कि उसके उस जगह पे कौन पॉइंट कर रहा होगा, ESP पॉइंट कर रहा होगा
एग्जीक्यूशन स्टैक पॉइंटर, वो मूव कर जाएगा, लेकिन ईबीपी जो है वो वहीं रहेगा जहाँ पे उसने स्टोर जहाँ पे वो रुका था। ठीक है, तो अब वहीं से वो अपनी वैल्यू को प्लस माइनस करेगा ईबीपी, और वेरिएबल्स को असेस करेगा और अपना काम करेगा। इसी तरह ये जो है, अब जैसे ही ये फंक्शन एंड होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा जी, वापस जाएगा, वो देखेगा कि अच्छा जिस फंक्शन पे मैं आया था उसका जो है ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, क्लोजिंग ब्रेसेस आ गई, तो वो रिटर्न एड्रेस पे जाएगा, पहले ईबीपी की वैल्यू को रिस्टोर करेगा। ठीक है, पहले चॉइस को इसने ख़त्म करना है। ठीक है, चॉइस पॉप हुआ, फिर ईबीपी की वैल्यू रिस्टोर हुई, और उसके बाद वो रिटर्न एड्रेस पे पहुंचा। ठीक है, रिटर्न एड्रेस पे वो पहुंचने के बाद ईबीपी की वैल्यू रिस्टोर की, ईबीपी चला गया वापस अपने नीचे वाले मेन के फंक्शन के बेस पे। ठीक है, और फिर जो है रिटर्न एड्रेस पे स्टैक पॉइंटर पहुंचा, उसने देखा कि अच्छा रिटर्न एड्रेस क्या है, रिटर्न एड्रेस था यहाँ का, यहाँ पे आएगा रिटर्न एड्रेस, और अपना आगे अगले फंक्शन की एग्जीक्यूशन की तरफ मूव करेगा। इसी तरह ये जो है ये बेसिकली फंक्शन के अंदर स्टैक बाय स्टैक जो है वो काम होता है। ठीक है ना, तो इसका इन डेप्थ नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है मेन आपके जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो आपने, जब हम इसमें डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे आगे चल के एरेज में, और देखेंगे कि हीप क्या होती है, तो वो चीज़ तब तक नहीं समझ आती जब तक आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि स्टैक किस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो अभी के लिए जो हीप है, हीप के बारे में मैं इतना बता देता हूँ कि हीप जो है वो बेसिकली डायनामिक मेमोरी होती है। आप सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी मेमोरी में सेव नहीं कर सकते। ड्यूरिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर आप इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं ले सकते, क्योंकि इशू क्या है हमारे पास कि हमारी जो पीसी है, जो हमारा लैपटॉप है, उसकी रैम जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है ना, तो हमारे पास इनफाइनाइट नहीं होती चीज़, तो हमें जो है फिर देखना पड़ता है कि अच्छा अगर हमें कोई ड्यूरिंग फंक्शन या कोड एग्जीक्यूशन कोई काफ़ी बड़ा डाटा है जो हमें स्टोर करवाना है, तो हम उसको देखते हैं कि फिर हम उसको कहाँ स्टोर करवाते हैं, हम उसे हीप में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, और दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक का इसलिए भी पता होना चाहिए कि एज अ कोडर जब आप काम कर रहे हो, तो जो हमारे पास इसमें रिटर्न एड्रेस होता है ना, ये बड़ी क्रूशियल जगह होती है। आपका कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूशन में है, ठीक है ना, तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अक्सर क्या होता है कि जब आपके कोई हैकर्स वगैरह जब आपके टारगेट आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो किसी कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जो वो पहले से ही जो है वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर चुके हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा इसके मेमोरी में कौन सा जो है वो फंक्शन इस वक्त चल रहा है। ठीक है, और उसके जो थ्रू रिटर्न एड्रेस जो है वो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो रिटर्न एड्रेस वो कहाँ का दे देते हैं, जहाँ पे उनका कोड पड़ा होता है मेमोरी में, तो वो यहाँ पे चेंज करते हैं आपके फंक्शन कॉल में, और वहाँ पे वो वापस होके आपके जहाँ पे आपकी फंक्शन की कॉल थी वहाँ जाने के बजाय वो किधर चले गए, वो उस कोड पे चले गए जो कि अटैकर का था। तो ये इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं कि ये किस तरह से फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक के साथ जो है अटैकर्स प्ले करते हैं। इस वजह से इन चीज़ों का इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। अब इससे क्या कि जब आप कोड लिख रहे होते हो तो आपको एक एक लाइन का इससे पता होगा कि अच्छा मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, तो वो बैकएंड पर क्या कर रहा होगा। ठीक है, वो कहाँ पे सेव होगा और किस तरह से वो वापस आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर एक हमारे पास एरर आता होता है अक्सर। हम आगे चल के फंक्शन रिकर्जन भी देखेंगे। रिकर्जन बेसिकली क्या है, रिकर्सिव से निकला है रिकर्जन, कि रिकर्सिवली एक टास्क को परफॉर्म करना, यानी हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि अपने आप को ही कॉल करने लग जाता है। ठीक है ना, तो उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो अगर हमने उसके अंदर कोई स्टॉपिंग कंडीशन ना डाली हो कि कब तक इसने अपने आप को कॉल करते रहना है, तो वो जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है। उसका इशू क्या है, उसको उसकी वजह क्या बनती है कि आपका एक ही फंक्शन है और वो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, तो बार बार उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता जा रहा है।
एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, उस फंक्शन के अंदर दोबारा उस फंक्शन ने अपने आप को ही कॉल कर लिया, दोबारा उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, स्टैक पे पुश हुआ, दोबारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, स्टैक पे पुश हुआ। तो स्टैक मैंने आपको बताया अब एक फिर लिमिटेड है, वो एक हद तक जो है वो डाटा स्टोर करेगा, उसके बाद वो ओवरफ्लो कर जाएगा, तो वहाँ पे भी जो है मेमोरी आपकी करप्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर जो है आपका ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही अब हम आगे ऊप की तरफ मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ, और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे डायनामिक मेमोरी के, तो उससे पहले जो है स्टैक का क्लियर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए बस ये इतना ही है, और इसके अलावा जो बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आने वाले वीडियोस में हम उनको कवर करेंगे।